हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल। लास्ट टाइम हम नीट 2021 का फिजिक्स पेपर का सोल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। और हम आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 26 पे लास्ट टाइम हमने स्टॉप किया था। 26 तक हमने सारे सोल्यूशंस और सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी और हमने देखा था कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे लगानी है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। वो सारी चीज़ें मैंने आपकी हेल्प की थी आपको वो चीज़ कवर करने के लिए। नाउ इसके आगे आज चलेंगे। आगे हम कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करके इसको फिनिश कर लें, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो 26 क्वेश्चन था, विच वाज अबाउट फोटोन एंड पावर। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था। आई नॉट रिकवर इट बिकॉज जैसे मैंने बोला कि लास्ट टाइम तक का वीडियो ऑलरेडी आपके पास है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप देखते हैं तो ये कहता है कि क्या कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स and concave lens B of focal length 5 centimeters are kept along the same axis and the distance between them is D। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam then distance D in centimeter will be। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम बच्चे जो इसको करने चालू करते हैं वो ये करना चालू करते हैं कि वो ट्राई करते हैं कि इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से कर दें, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्मूला का है ही नहीं, ये क्वेश्चन है लॉजिक का। लॉजिक का क्वेश्चन कैसे है वो देखो, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट आप इसको समझो कि इसको लगाना कैसे, ठीक है। हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, उसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता है डी है, ठीक है। ये बोलता है कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ई, तो यहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। और आफ्टर आफ्टर पासिंग दिस ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन भी देखते हैं तो ये बोलता है कि इफ अ पैरेलल बीम लाइट फॉल्स ऑन बी एज अ पैरेलल बीम, ठीक है, देन द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर्स विल बी। तो ये बोलता है कि यार आफ्टर अगर आप देखते हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वापस से पैरेलल होनी चाहिए। मतलब हमारा ये कहना है कि हमारा जो यहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो ये क्या लगेंगी, ये लगेंगी कि यहाँ से फोकस से आ रही हैं। ये जब ये फोकस से आएंगी तभी पैरेलल जाएंगी, ठीक है। तो फोकस से आती हुई लगेंगी, किसके फोकस से, इसके। और ये वाले जो वेज हैं, ये वाली जो रेज हैं, ये क्या लगेंगी, ये लगेंगी इसके फोकस पे आते हुए। तभी तो हमें लगेगा, क्योंकि तब क्या होगा, तब ये होगा कि तब ये होगा कि जब ये ऐसा लगेगा तो ये जो यहां तक आ रही है ये यहां रुक जाएंगी और यहां से पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है आपका यहां तक आएगा और यहां से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि यहां से जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं यहां से यहां तक, ठीक है, ये जो है ये फोकस है। पहले वाले का फोकस कितना दिया हुआ है हमें, 20 सेंटीमीटर्स। दूसरे वाले का फोकस इतना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोकस 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। डी इज बेसिकली इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। तो यहाँ 20 है, ये 5 है, तो डी कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो विदाउट इवन पुटिंग अ सिंगल फॉर्मूला, जस्ट बाय लॉजिक, कि पैरेलल रेस कब बनेंगी, पैरेलल रेस तब बनेंगी या तो वो फोकस पे जा रही होंगी पैरेलल होके, ठीक है। तो पैरेलल आई फोकस पे और फिर फोकस से जब आएंगी तब वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो फोकस से आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, ठीक है। 15 पे रखोगे तो आपको यहाँ जो रेज आ रही है फिर यहाँ से फोकस क्योंकि यहाँ पे है तो पैरेलल रेज मिल जाएंगी। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस डी लेके पहले इसका इमेज बनाओगे, ठीक है। इमेज डिस्टेंस बना के उसके बाद में प्लस डी करोगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज कि आप इसका डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो आंसर क्या आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो 28 पे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने 10th में भी किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहां से हमारा जो है नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है। ये बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ठीक है, √3, ठीक है ना। यहां से हमें क्या देखना है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मेहनत ये करते हैं कि हम इसको क्वेश्चन को ऐसे रख देते हैं जैसे आपको दिखाई ठीक से दे,
आई होप अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, यस ना, अब दिख रहा है। ठीक है ना, बेसिकली यही वाला डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, बस ऐसे, और ये एंगल जो है ये 60 डिग्रीज दिया हुआ है। अब अगर यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस है, ये 60 है, ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मल जो है वो ऐसा है। ठीक है, अब ये डेंसर से रेरर मीडियम आएगा तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगा। हमें ये ई एंगल निकालना है। ठीक है, ई एंगल निकालना बहुत आसान है। कैसे? स्नेल्स लॉ हमारे पास है। स्नेल्स लॉ में अगर हम यहाँ का एंगल निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? ये 30 है, ये 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 60 30 60, ये अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल 30 हो जाएगा। बेसिकली 90 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आपको आंसर आ जाएगा। अब रूल क्या बोलता है? अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ अंदर का एंगल इज इक्वल टू बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज एयर इनटू साइन ऑफ बाहर का एंगल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाता है √3/2 इज इक्वल टू साइन ई। तो ई कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्रीज। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सवाल आपके 4 नंबर के लिए। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि विदाउट डायग्राम, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्री, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वेन एवर यू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेन एवर, जैसे मैंने बोला कि कहीं भी आप जाओ, कहीं से भी आप सीखो, किसी से भी सीखो, आप हमेशा फोकस इस बात पे रखो कि आप मेथड को समझो, रादर देन सर इसका फॉर्मूला दे दो मैं आंसर निकाल लूंगा। फॉर्मूला से आंसर्स नहीं आते। आंसर्स कैसे आते हैं फिजिक्स में? थियरी समझ के, मेथड समझ के। तो अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग रखोगे तो क्वेश्चन आपको हिला नहीं पाएगा, आप क्वेश्चन को हिलाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला डिपेंडेंट होगे, बहुत ज्यादा पैसिव स्टडी करोगे कि यार फॉर्मूला पता होता तो मैं कर लेता, तो फिर आपको क्वेश्चन हिलाएगा, आप क्वेश्चन नहीं ला पाओगे। अगर क्वेश्चन हिलाना है तो मेरे साथ में मेथड समझो, मेथड समझ के क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक स्टेप आगे चलते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको ऑप्शंस दिखाई दे। A dipole is placed in an electric field as shown, in which direction will it move? ठीक है, तो इसने डाइपोल रखा हुआ है और ये बोल रहा है विच डायरेक्शन इट विल मूव। ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, लेफ्ट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, राइट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, लेफ्ट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, सॉरी इंक्रीज। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सी चीज है ना, हमें समझना है कि हो क्या रहा है। जहां पे फोर्स होगा वहां पे आपका मोशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले डायग्राम को यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर मैं इसी में अपना डाइपोल रख देता हूं तो ये मेरा प्लस क्यू है, ये मेरा माइनस क्यू है। ऑब्वियसली अगर आप नोटिस करो तो यहां से यहां जब जा रहे हो तो आपकी फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं E1 फील्ड ले लेता हूँ और यहाँ पे E2 ले लेता हूँ, तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि E1 और E2 में से बड़ी वैल्यू किसकी है? और अगर बड़ी वैल्यू नहीं है तो सेम, अगर है तो सेम क्यों है? देखो, क्वेश्चन थियरी का आ गया। ऐसी क्वेश्चन में आपके नंबर भी घटते हैं। क्यों? क्योंकि अरे यहाँ तो कोई सर फॉर्मूला नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमें अपने लॉजिक पे आंसर करना है। जो हमें पता हो तो अगर मैं आंसर कर दूंगा, अगर मुझे नहीं पता तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ही आप आगे फंस जाते हो। ठीक है, सवाल मैंने क्या पूछा? E1 E2 में से कौन बड़ा है? अपने बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप जाते हो तो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब आपकी फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जब फील्ड लाइंस दूर हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो आपका E1 जो है वो E2 से ज्यादा है, या हम अगर टेक्निकली बोलना चाहे तो मॉड E1 मॉड E2 से ज्यादा है। ठीक है, फील्ड लाइंस जैसे जैसे दूर होती हैं वैसे वैसे फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाता है। तो Q, इसके Q पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज सेम है, चार्ज सेम है लेकिन फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये वाला फोर्स F1 है और ये वाला फोर्स जो नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में F2 है। लेकिन क्योंकि E1 ज्यादा है तो मॉड F1 विल बी ग्रेटर देन मॉड F2। तो राइट साइड में मोशन हो रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स द राइट। अच्छा, टुवर्ड्स राइट हो रहा है, सेकंड सवाल ये आ जाता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? ठीक है, तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल याद रखो। ठीक है,
बॉल है, अगर उसको आप ऊपर से छोड़ते हो तो कभी अपने आप ऊपर जाता है? नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हर बॉडी जो है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए मूव होती है, बढ़ाने के लिए मूव नहीं होती। तो देखो मैंने कैसे मैकेनिक्स का एग्जांपल यहाँ ले लिया, आपको थियरी को रिलेट करना है, समझना है कि सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर ऑल द चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड, राइट? अगर आप बॉल को ड्रॉप करते हो तो बॉल नीचे क्यों आता है? क्योंकि उसको पोटेंशियल एनर्जी अपनी कम करनी होती है। वैसे ही अगर ये राइट में जा रहा है तो ये किस लिए जा रहा है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए जा रहा है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए राइट में जा रहा है, तो टूवर्ड्स द राइट एज द पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी गड़बड़ हो गई, एज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, कहाँ गया, ये गलत मार्क हो गया, इसको रेज कर देते हैं। टूवर्ड्स द राइट एज द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, राइट? तो हमें आ गया कि टूवर्ड्स राइट जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, रीजन भी हमें पता चल गया है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको फंसाते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्यों फंसाते हैं? मैंने बताया, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। प्रिपेयर्ड होने का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला जान लेना से प्रिपरेशन नहीं है। फॉर्मूला जान लेने से कोई एग्जाम दे पाता तो यार रटने वाले लोग तो तोप होते। समझना भी जरूरी है कि सवाल आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट? तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने बेसिक क्लॉज लगाए। क्या? पहली चीज अगर मुझे पता करनी है कि फोर्स, तो फोर्स फील्ड की वजह से होगा। फील्ड लाइंस जो है वो जहां क्लोजर है वहां पे E1 है, जहां ये E2 है, ये मेरा एजम्पशन है। इक्वल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई अगर फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, दूर जा रही हैं, तो आपका आपका फील्ड चेंज हो रहा होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल फील्ड जो है E1 यहाँ ज्यादा है E2 से, बिकॉज यहाँ पे क्लोजर है, यहाँ पे दूर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फोर्स का मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो ग्रेटर ऑन F1। तो F1 राइट साइड में पुश हो रहा है, F2 लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेकिन F1 ज्यादा होने की वजह से पूरा डायपोल जो है वो राइट में जाएगा। ठीक है, आगे चलें। चलो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ का वेवलेंथ दे दिया गया है। इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन इफ मास m ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, तो उस फोटो इलेक्ट्रॉन की आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है। ठीक है, आप सब बोलते हैं सर इधर तो वेवलेंथ दिया हुआ है, तो ये क्यों निकालना है? भाई ये जो वेवलेंथ है ना, ये जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिरा रहे हो ना, उसकी है। और दूसरी वेवलेंथ जो है, जो जो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, तो अगर डायग्रामेटिकली देखें, डायग्रामेटिकली देखें तो ऐसा कुछ हो रहा है। ये आपका फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ठीक है? इस पे आपने क्या किया? वेवलेंथ लाम्डा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिराया, ठीक है? इसने क्या किया? इसने यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट किया, जिसका वेवलेंथ लाम्डा डी है। हमें इस लाम्डा डी और इस लाम्डा का रिलेशन बताना है। ठीक है, सिंपल ना। पहले जो वेवलेंथ आई वो क्या करेगी वो देखते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ जो आई अगर हम उसे देखते हैं तो हमारा रिलेशन क्या बोलता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ-5। कहाँ से आया? हमारा फेवरेट आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, सो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बट इसने एक बहुत प्यारी बात कही कि नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है, ये टेंडिंग टू जीरो है। ठीक है, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन होने की वजह से ये वाला जो टर्म है इसको जीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई आपको यहाँ से hc/λ, पहला इक्वेशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन आ गया। नाउ सेकंड क्या बोला? डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन। तो जब ये वेवलेंथ निकली तो डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन अगर आप लिखो तो लैम्डा डी विल बी h/p, लेकिन p नहीं लिखना है ना, बिकॉज मुझे क्या पता है? मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है। तो मुझे के काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी रट लो, 2m k। ठीक है, रट्टा मारने में हेल्प कर दे रहा हूँ। 2m k याद रखो, ये मास ऑफ द पार्टिकल, दैट इज यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे m ही दिया हुआ है। ठीक है, तो मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है m, ये आ गया, स्क्वायर कर दो तो लैम्डा डी का स्क्वायर इनटू इनटू क्या ढूंढना था हमें? रिलेशन, यस। तो बेसिकली इनटू 2m। ठीक है, k की वैल्यू कितनी है बच्चों? k की वैल्यू hc/λ, hc/λ इज इक्वल टू h स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करके रूट हटा दिया मैंने। ठीक है,
तो एक एच कट गया और हमें क्या आ गया, लैम्डा उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2m बाय लैम्डा, अच्छा सबको उधर ले जाना है, सॉरी, अपने को लैम्डा डी स्क्वायर चाहिए, तो लैम्डा डी स्क्वायर आ गया है हमें, लैम्डा सब उधर चला जाएगा, तो 2m बाय, एक एच कैंसिल हो गया यहाँ से, एच सी बाय लैम्डा आ गया, एक एच कैंसिल हो गया, एच नीचे आ गया, एच इंटू लैम्डा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। कोई दिख रहा है कैसा, एम सी सी भूल गया, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला यार तो याद करना है, लेकिन तुम्हें ये तो समझना चाहिए कि हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है, आपने वेव गिराई, वेवलेंथ हुआ, वेवलेंथ आके नीचे टकराई, टकरा के आपकी जो वेवलेंथ है उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अलग होगी और जो वेवलेंथ आया उसकी अलग होगी, दोनों का रिलेशन पूछ रहा है बस, ठीक है, दोनों का रिलेशन में निकाल दिया, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन रिसेंटली में बहुत आ रहे हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा ध्यान से करना जरूरी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखते हैं, a nucleus with mass number 240 breaks into two fragments each of mass number 120, ठीक है। तो हमें ये दोनों चीजें पता है, राइट। तो हमें क्या दिख रहा है, हमारे पास समझो इनिशियली x है जो 240 का है मास नंबर, ये ब्रेक डाउन होके y बना रहा है विच इज 120 एंड z बना रहा है विच इज 120, सबके मास नंबर पता है और इंडिविजुअल बाइंडिंग एनर्जी भी पता है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो दी हुई है आपको 8 पॉइंट, देखो अनफ्रैगमेंटेड का 7.6 है, फ्रैगमेंट का 8.5 है, तो इसका 7.6 है, इसका 8.5 है, इसका 8.5 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब ये प्रोसेस हो रहा है तो कितनी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज, गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी कितनी बढ़ गई, इंडिविजुअली कितनी बढ़ गई, ठीक है। तो इंडिविजुअली बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ा है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अगर हम करते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में 120 मास नंबर है, 8.5 और 2 है तो इंटू 2, ये हो गया प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट क्या है हमारे पास में 240 इंटू 7.6, ठीक है। तो अगर हम इसमें से देखो ये 2 इंटू 20 240 कॉमन निकाल लो, ये 240 है, ठीक है, और ये 240, तो क्या बचा 8.5 माइनस 7.6, ठीक है। 8.5 माइनस 7.5 तो ये 0.9 हो जाएगा, सो 24 इंटू 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर आंसर, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट 8.5 पर न्यूक्लियन है तो 120 इंटू 8.5 किया, एक न्यूक्लियन एक्स का आ गया, उसको हमने किया वाई का आ गया, दोनों को ऐड कर दिया डबल हो गया, ठीक है। दोनों को ऐड करके जब डबल हो गया ये हो गया प्रोडक्ट, ये अकेला था 240 इंटू 7.6 करके उसकी एनर्जी निकाल दी, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज द गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। प्लीज 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 एनर्जी को माइनस नहीं कर देना, बिकॉज आपको पर मतलब न्यूक्लियन के हिसाब से करना है उसको, राइट। उसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, राइट। तो आपको ये ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसमें एक मिस्टेक बताता हूँ जो होती है, जैसे इसने डेटा में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला है और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पूछी है, ठीक है। तो ये लोग क्या, एक कंफ्यूजन याद रखना कि अगर यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी दी होती पर न्यूक्लियन नहीं बोला होता तो जो 120 और 240 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तब हम क्या बोलते हैं कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पूछी है, सारी बाइंडिंग एनर्जी दी है, तब आंसर कैसे आता, तो 8.5, देखो तब नेगेटिव हो जाता बिकॉज 7.6 प्लस 7 नेगेटिव नहीं होता, 7.6 डबल हो जाता ये, और इसको हम 8.5 से माइनस कर देते, लेकिन ये तब होता जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में नहीं दिया होता, जब बाइंडिंग एनर्जी दी होती, पर न्यूक्लियन दिया है तो हमें न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी ढूंढनी पड़ी, ठीक है। तो ये चीज बहुत बार मिस्टेक हो जाती है कि पर न्यूक्लियन दिया हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कैलकुलेट करते समय। आगे चलते हैं, 32 अगेन रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है रेडियो एक्टिविटी का, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला होता है जो सब लोग भूल जाते हैं, तो मैं फॉर्मूला तुम्हें दे दे रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखोगे ये वाला, क्योंकि
कर तो आप नॉर्मल फॉर्मूला से भी सर्च कर सकते हो, जो लामडा ई रेस टू माइनस लामडा टी वाला फॉर्मूला है, लेकिन उसको अवॉइड करेंगे यहाँ पे। उसने हाफ लाइफ दिया हुआ है, फॉर्मूला ये बोलता है कि ए इज ऑलवेज ए नॉट अपॉन 2 रेस टू टी हाफ बाई टी। ये फॉर्मूला आप लिख लेना, ठीक है। जब भी आपको हाफ लाइफ दिया हो और एक्टिविटी पूछी हो, तो एक्टिविटी डायरेक्टली इस फॉर्मूला से आ जाएगी। इवन नंबर ऑफ न्यूक्लिया अगर आप पूछा होगा तो इससे आप नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप एक्टिविटी की बात करते हो तो कहानी बहुत सिंपल है, यहाँ पे ए निकालना है, ठीक है। ए नॉट जो है वो हमको फ्रैक्शन पूछा है, तो बेसिकली ए नॉट को ए नॉट ही रहने देते हैं अभी के लिए। ये हो जाएगा 2 बाई टी रेस टू हाफ, तो 2 टी हाफ कितना है 100। उल्टा फॉर्मूला लिखा है क्या? हाँ उल्टा लिखा है, ये ऐसा नहीं है। तो हमें कितना दिया था 150, तो बेसिकली ये हो जाएगा टी/टी हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, ये 3/2 आ जाएगा विच इज 2√2। सो A/A0 इज इक्वल टू 1/2√2, ठीक है। फॉर्मूला करेक्ट कर लेना, थोड़े सा फॉर्मूला में गड़बड़ हो गया, हो जाती है यार कभी कभी, इतने सारे फॉर्मूलाज तुमको याद नहीं रहते तो मुझे कहाँ याद, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमेशा हम जो टाइम दिया होगा डिवाइड बाय टी हाफ करते हैं, है ना। अब जैसे यहीं पे अगर ये देता कि 3 टी हाफ मतलब 3 बार टी हाफ हो चुका है, तो हम टी की जगह 3 टी हाफ डालते, टी हाफ कट जाता और 2 क्यूब हो जाता, ठीक है। तो आप टी/टी हाफ करके इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लिख के रख लो, ठीक है। आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। 34 तो हम उसको इसको कहते हैं हलवा क्वेश्चन, मतलब चम्मच से उठाओ और खा जाओ, लेकिन खाने के पहले ये पता कर लो कि चीनी सही पड़ी है कि नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो बताओ कि फॉर्मूला क्या करना है। ये बोलता है कि मैंने डीके प्रोसेस दिया हुआ है, आप बताओ कौन से पार्टिकल्स निकले होंगे, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप नोटिस करो तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें कैलकुलेट करना। कैसे? देखो, यहाँ पे इसका जो अटोमिक नंबर है वो कम हो गया। अटोमिक नंबर कब कब होता है? जब बीटा प्लस निकलता है, ठीक है। फिर से अटोमिक नंबर कम हुआ लेकिन 2 यूनिट्स, 1 के बाद 3 आ गया। 2 यूनिट कब कम होता है? जब अल्फा निकलता है। और इसके बाद में एक इंक्रीज कब होता है? जब बीटा माइनस निकलता है। तो बीटा प्लस अल्फा, बीटा माइनस कहाँ दिख रहा है? इसलिए मैंने बोला हलवा क्वेश्चन, बस आपको पता रहना चाहिए कि कौन से पार्टिकल के केस में क्या चीज इंक्रीज होती है, क्या चीज डिक्रीज होती है, क्या चीज कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सब लोग बोलेंगे सर यहाँ पे लेकिन अल्फा कैसे हो गया? अल्फा तो मास नंबर, तो भाई मास नंबर चेंज हुआ होगा, उसने लिखा नहीं है, उसने मास नंबर के बारे में जानकारी नहीं दी है, ठीक है। तो हम मास नंबर की जानकारी नहीं लेंगे हमें, लेकिन अटोमिक नंबर कम होता है ना अल्फा निकलने पे, तो कम हुआ ना 2 यूनिट से अल्फा निकलने पे, ठीक है। तो हमने वो जानकारी यूज की है और हमने वो चीज को कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी जैसे मैंने बोला बहुत थियोरेटिकल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, एक बार पढ़ लो। द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन in a n-type semiconductor is same as whole concentration in a p-type semiconductor, ठीक है। तो n-type semiconductor दिया हुआ है, p-type semiconductor दिया हुआ है। अब ये बोलता है कि external field electric is applied across each of them, compare the currents in them, ठीक है। अब होता क्या है ये याद रखना कि करंट का जो फ्लो है इट इज ड्यू टू और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम यहां देखते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है? पी टाइप एन टाइप, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है हमें। तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में अगर हम देखते हैं तो क्या वो कहा गया, हाँ। तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके पास होल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन करंट फ्लो किसकी वजह से होता है? करंट फ्लो हमेशा एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, राइट।
तो बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एन टाइप में ज्यादा है, पी टाइप में कम है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां पे आपका करंट फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो करंट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो करंट इन एन टाइप विल ऑलवेज बी मोर देन द करंट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इक्वल नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से करंट होता है, होल फ्लो की वजह से नहीं। ठीक है, होल जनरेट होगा तो भी इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, राइट। होल मूव करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का करंट इन एन टाइप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप, बट इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होता तो आंसर डिफरेंट आता। अगेन ना थियरी क्वेश्चन, ये भी थियरी क्वेश्चन ही है, जीनर डायोड पढ़ा होगा तो। जीनर डायोड का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं भाई लोग वोल्टेज रेगुलेटर जैसे, वोल्टेज रेगुलेटर जैसे। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए अगर आप डायग्राम ही देख लो अपने एनसीईआरटी को उठा के ही, तो हम इसको रिवर्स बायस में लगाते हैं। ठीक है, तो जीनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में यूज होता है वोल्टेज, इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये बोलता है द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3 वोल्ट्स। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ चुके हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये गलत है। ठीक है, ये चीज गलत है, ये सही नहीं है, इट टोटली अभी इसको रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में चेक ही नहीं किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये नहीं पता कि 0.1 0.3 कब होता है, तो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हमेशा 0.1 0.3 होता है। तो योर ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। सो ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, यहां तक आई होप चीजें समझ रही होंगी। जो थियरी क्वेश्चन है उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, वो आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी आनी चाहिए। टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, अभी भी टाइम है, क्योंकि टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना बहुत जरूरी। इस सवाल पे आते हैं। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर with a uniform speed takes a time t to complete a revolution। तो पहले इसी बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है और टी टाइम में ये कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 2πr/t। इक्वेशन 1 लेते हैं। ठीक है, इफ दिस पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट जो आ रहा है वो आ रहा है इक्वल टू 4r। तो h इज इक्वल टू 4r। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है v, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इसका फॉर्मूला होता है 2v स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। ठीक है, और इंटू 4 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब अगर हम देखते हैं तो एक साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, थीटा ही तो चाहिए ना इसको। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला नहीं डालना है, बिकॉज आपको आंसर आर में ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हटा देते हैं, 4r लग देते हैं यहाँ पे। हो गया ना फिर, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 4 टू ज़ा 8rg बाई वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो ये 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, एक आर कैंसिल, तो साइन थीटा की बच्चों वैल्यू क्या आ गई हमें, 2, एक आर कैंसिल हो गया है, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर। तो साइन उधर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ये वाली वैल्यू ढूंढो, ये वाली वैल्यू सिर्फ एक जगह है यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू साइन इनवर्स। ठीक है, तो देखो इसमें ट्रिक क्या है पता है, इसमें ये चीज दी हुई है, इसमें बस ट्रिक ये है कि ये जो वेलोसिटी है ये पता नहीं है तुम्हें, लेकिन उसने वेलोसिटी को उल्टे डायरेक्शन में दिया। उल्टा मतलब नाक ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ रहा है। वो बोलता है मैं वेलोसिटी कैसे बताऊंगा, कि एक बार सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको टी टाइम लगता है। तो ठीक है ना भाई, वेलोसिटी 2πr/t हो गया, है ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू 2πr/t डाल दिया, मेरा आंसर आ गया। एवरीथिंग एल्स इज सेम। अगर वेलोसिटी दी होती तो आप यहाँ पे डाल के सॉल्व कर सकते थे, वेलोसिटी नहीं दी है इसलिए हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। वेरी डायरेक्ट, वेरी सिंपल। ठीक है, कुछ भी मैंने नहीं किया है, फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा तुमको इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं, तो आप इसको ढंग से कर लो। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये मैकेनिक्स की क्लैरिटी लाने के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या बोल रहा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 4 सेकंड्स, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इक्वल टू, तो ये इसका एक्सेलरेशन दे रखा है इसने गाड़ी का, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है 4 सेकंड पे एक बॉल ड्रॉप करता हूं आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट 6 सेकंड्स। तो गाड़ी तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल चुकी है ना, तो गाड़ी की वेलोसिटी अगर मैं निकालता हूं तो 0, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गई। तो मेरी गाड़ी जो है वो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो जब इससे बॉल ड्रॉप हुआ 4 सेकंड पे, जब इससे बॉल ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो इसको अभी भी ये वेलोसिटी मिल जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन नहीं मिलता, एक्सेलरेशन के लिए यू हैव टू बी इन द फ्रेम टू हैव द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार का एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन वेलोसिटी मिलेगी इसको वही सेम, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी सेम होती है व्हेन इट इज ड्रॉप, ठीक है। इसने ड्रॉप कर दिया, जब ड्रॉप किया तो नीचे की तरफ लेकिन ग्रेविटी खींच रही है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन इसके पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन फिर से सवाल पढ़ो, उसने 4 सेकंड पे नहीं पूछा, 6 सेकंड्स में पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो समझो t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी, लेकिन ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 10 है, तो या तो आंसर ये है, एक ही आंसर है एक्चुअली, क्योंकि एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं ना, एक्सेलरेशन कितना भी टाइम जाओ वो नीचे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही गिर रहा है, तो अगर वो नीचे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही गिर रहा है तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज गोना बी 10, जीरो हो नहीं सकता बिकॉज ग्रेविटी इसको खींच रही है, ठीक है। और 5 मीटर भी नहीं हो सकता, 5 मीटर कब होता, सब लोग बोलते सर गाड़ी में है, लेकिन गाड़ी से तो बाहर आ गया ना, गाड़ी के अंदर होता तो 5 होता, गाड़ी से बाहर आने पे उसकी एक्सेलरेशन खत्म, जो वेलोसिटी है वही है, ठीक है। अच्छा 20 रूट 2 भी चेक कर लेते हैं, 2, 4 सेकंड से 6 सेकंड, 2 सेकंड ये चला, 2 सेकंड चला, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 80, तो 10 × 2, तो ये वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड एट 6 सेकंड्स, तो 20 और 20 का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो 20 रूट 2 आ जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 20 √2 मीटर पर सेकंड, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा एट दैट टाइम 6 सेकंड्स पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है कि सब लोग ये 5 वाला आंसर लिखते हैं, ठीक है। 5 वाला आंसर इसलिए नहीं हो सकता, बता दिया आपको, फ्रेम के अंदर रहना पड़ेगा तभी वो एक्सेलरेशन होगी, फ्रेम से बाहर आते ही आप नॉन इनर्शियल से इनर्शियल फ्रेम में आ जाओगे, तो वो वाला एक्सेलरेशन तो चला गया, अब ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है तो ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन लगी, ठीक है। बढ़िया सवाल, एक और करते हैं। A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meters and strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is nearly. अब पहला सवाल तो ये होता है कि इम्पल्स निकालते समय आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारे हैं, एक फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन एफ डी टी है, एक एफ इंटू डेल्टा टी है, एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम। अब कहानी ये है कि कहानी ये है कि इसमें से एरिया अंडर द कर्व निकाल नहीं सकते क्योंकि कर्व या ग्राफ दिया नहीं है, तो वो तो एलिमिनेट हो गया। इंटीग्रेट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फोर्स वेरिएबल नहीं है, ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है तो ग्रेविटी तो एक कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, तो इंटीग्रेट भी नहीं है, बचा एफ डेल्टा टी और चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब डेल्टा टी, ही हैज नॉट गिवन यू द टाइम फॉर विच द बॉडी इज टेकिंग, तो टप्पा खाने का जब वो कॉन्टैक्ट है, वो कॉन्टैक्ट का टाइम डेल्टा टी होता है, तो अगर कॉन्टैक्ट का टाइम डेल्टा टी नहीं पता है तो वो चीज हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो अ बॉल ऑफ तो बॉल अगर इधर से नीचे गिरा और वापस यही हाइट पे चला गया, तो आने समझो नीचे की मोमेंटम जब वो आ रहा था तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो भी होगी तो उसका मोमेंटम होगा एम वी, और यहां से जब वो वापस गया तो एम वी डैश इसलिए नहीं है क्योंकि वो सेम हाइट पे रिबाउंड हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है उसने इट रीबाउंड्स टू द सेम हाइट, ठीक है। तो जो वेलोसिटी यहाँ पे नीचे आते समय थी, नीचे यहाँ पे उतनी ऊपर भी है, ठीक है। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो फाइनल मोमेंटम ऊपर का पॉजिटिव ले लेते हैं, माइनस नीचे का नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, माइनस कर दिया चेंज इन मोमेंटम तो 2mv आ गया। अब आपको m पता है v नहीं पता है, v कैसे पता चलेगा, ये हाइट पता है 10 मीटर्स,
ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसमें क्या यूज करेंगे, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसमें से हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए 10 इंटू एस 10। तो वी कितना आ गया आपको, 10√2। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना आ गया, 2 इंटू 0.15 इंटू वेलोसिटी 10√2। ठीक है, तो ये हो गया 2, 15 टू 30, तो 0.3 3√2। तो ये हो गया 3 इंटू 1.4, 14 3 3 4.2 आपका आंसर आ गया। देखो यहां तक समझो, इसके बाद तो कैलकुलेशन है। ठीक है, तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने क्या बोला कि पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि इम्पल्स का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो इम्पल्स का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, जैसे मैंने बताया कि चेंज इन मोमेंटम निकाला जा सकता है इसमें। टाइम दोनों केसेस में नहीं है, चाहे इंटीग्रेट करो चाहे डेल्टा टी देखो। ठीक है, और दूसरा एरिया अंडर द कर्व तब निकालते हैं जब ग्राफ दिया होता है, नहीं कर सकते। चेंज मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं भाई, आने की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, जाने की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, बिकॉज इक्वल हाइट पे जा रहा है। अच्छा, कभी नहीं क्लिक हुआ कि सर अरे ये वेलोसिटी हमको याद नहीं रही, तो कोई नहीं ना, इसको 10 मीटर तक ले जाओ, इनिशियल वी ले लो, फाइनल जीरो ले लो, तो भी आपको सेम वैल्यू आएगी। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर दो तो भी आपको सेम आएगी, आप सेम नहीं लोगे तो भी। तो डोंट वरी कि अरे सर ये मेरे को क्लिक नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अलग ले लो, अलग ले लो तो भी तो निकाल सकते हो। यहाँ पे 10 मीटर गिरेगा तो वेलोसिटी निकालो, यहाँ ऊपर चढ़ेगा तो 10 मीटर की निकाल लो। काइनेमेटिक्स तो अच्छे से प्रैक्टिस की ही हो, 11th स्टैंडर्ड से की हो। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालोगे, आपको आ जाएगा 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से है ये। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको इक्विलिब्रियम लगाने आता है तो। ये क्या बोला देखो, यूनिफॉर्म रॉड 120 सेंटीमीटर का रॉड है, सॉरी 200 सेंटीमीटर का रॉड है, 500 ग्राम का ये है। ठीक है, इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड हियर एट 40 सेंटीमीटर, अ मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड एट हियर। ठीक है, अनदर अननोन मास इज सस्पेंडेड हियर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सच दैट द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ ये है कि रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों इक्विलिब्रियम होना चाहिए, है ना। ट्रांसलेशन अगर हम देखते हैं तो ये हमारा रॉड है। ठीक है, और रॉड पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन्स का, एक यहाँ पे जहाँ पे उसने ये लगाया हुआ है यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, एक इसके खुद का वेट लगेगा सेंटर पे, कितना वेट है इसका 500 ग्राम, 0.5, तो 5 न्यूटन्स का लगेगा। ठीक है, क्या बच गया, m बच गया, तो इसका एक यहाँ पे लगेगा mg। तो दीज आर ऑल द वेट्स दैट कैन बी एक्टिंग। इसके नीचे मैं इसकी लेंथ लिख दे रहा हूँ, ये होगा 20 सेंटीमीटर्स, ये हो जाएगा n, कहाँ लगा है 40 सेंटीमीटर्स पे, ये कहाँ पे लगा हुआ है आपका, ये लगा हुआ है सेंटर पे, तो 200 बाय ये 100 हो गया, और ये 160 पे। ठीक है, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, पहली चीज होनी चाहिए कि ये n की वैल्यू निकले। ठीक है, तो हमें क्या पूछा इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो n और m दो अननोन है, तो n विल बी इक्वल टू, अपवर्ड फोर्स एक ही है बाकी सब डाउनवर्ड है, तो 25 प्लस mg। ये क्या किया मैंने, ये मैंने ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगाया। ठीक है, तो ये मेरा जो पार्ट है दिस इज बेसिकली फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ट्रांसलेशन लगाने के बाद में क्या लगाना पड़ेगा सर, अरे सर रोटेशन भी तो इक्विलिब्रियम में चाहिए। ठीक है, रोटेशन भी चाहिए। अब देखो m निकालना है ना, तो सबसे अच्छा पॉइंट ये वाला है। अगर ये चीज जो बोल रहा हूँ ये नहीं समझी है तो प्लीज रोटेशन फिर से पढ़ लो। ठीक है, रोटेशन में इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जब आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिखते हो तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है। ठीक है, तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है वो ध्यान देना यहाँ जरूरी है। ठीक है, हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, हम ये n वाला पॉइंट ले ले रहे हैं। अब सारे डिस्टेंसेस वहां से निकालेंगे, तो पहले देखते हैं इस पे हाथ रखेंगे तो ये इसको रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ये इसको क्लॉकवाइज। इधर हाथ रख के देखो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि रोटेशन क्या क्या होगा, और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, 40 से 20 का डिस्टेंस 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस ये से पास हो रहा है इसका 0 हो गया, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना है 5 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 40 से 100 का 60 प्लस
ये कितना है 160 mg है, 160 से 140, सो mg हो गया mg इंटू 120। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हो गया आपका 20 इंटू 20, दैट इज 400 माइनस 6 5 30, 300 इज इक्वल टू मास m, g10 है ना, तो m इंटू 1200 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 100 बाई 1200 इज इक्वल टू m, 1 बाई 12 इज द मास। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शंस में, मिल गया 1 बाई 12। ठीक है, जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। कंसेप्ट मतलब इक्विलिब्रियम बोला सर, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सारे फोर्सेस मार्क करो। इसमें पहली मिस्टेक क्या होगी, इसका वेट लेना ही भूल जाओगे। तुम्हें दिख गया वहां पे वो लगा हुआ है नाइफ एज, तो हाँ अभी नाइफ एज तो बैलेंस कर देगा ना। अरे बैलेंस कर देगा उसने बोला है, लेकिन उसका वेट भी तो लेना पड़ेगा ना। रॉड का वेट नेग्लिजिबल तो बोला नहीं है, रॉड का वेट दिया हुआ है, तो रॉड का वेट भी तो देखो, इसको घुमा रहा है, इसको नीचे ला रहा है। तो पहला मिस्टेक तो यही होता है। ठीक है, दूसरा, उसने बोला है कि 40 पे रखो, तो भी तुम उठा के नाइफ वेज बीच में लगा देते हो। भाई तुम कैसे लगाओगे, उसने जहां पे लगाया वहां पे पूछ रहा है ना, वो बीच में लगाते तो बीच के हिसाब से पूछता फिर वो। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही सॉल्व करना है, अपने को एडजस्ट नहीं करना है उसमें। जो जो डेटा दिया है सब लिखेंगे, सबका आंसर आएगा। ये नहीं है कि अरे ये डाल दिया तो सर कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से नहीं लाऊंगा, अगर इक्वेशन लगाओगे तो आएगा। और सोचो ना, दो ही तो अननोन है, एन और एम, और दो इक्वेशन है। एम आ गया यहाँ पे डाल के अगर वापस निकालोगे तो एन की वैल्यू भी निकल जाएगी इसमें। ठीक है, तो अगर बोलता है रिएक्शन ऑफ द नाइफ एज, तो रिएक्शन ऑफ द नाइफ एज ये निकालते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, रिएक्शन भी आ जाता है इसी में से। ठीक है, आगे चलें, चलो अगला सवाल। यार ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। बेसिकली ये बोलता है एक सर्कुलर रिंग है ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है, एंड r करस्पॉन्डिंग टू 90 से। तो इसने ये किया, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ क्या किया। चलो इसने, तो इसके पास में एक सर्कुलर रिंग थी, ठीक है, सेंटर के अबाउट, और इसने क्या किया, इसने इसमें से इतना पार्ट जो है वो काट के निकाल दिया है, इतना डिलीट कर दिया है। वो ऐसे बनाना पड़ेगा, रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, गंदा डायग्राम। ये सेंटर है, ये रेडियस है। ठीक है, तो इसने क्या किया, रिंग का ये पार्ट जो है, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ, ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है वो रिंग का काट के निकाल दिया। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर काट के निकाल दिया तो सेंटर के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल बात है ना, इस रिंग के अबाउट अगर मैं इस सेंटर के अबाउट चेक करना चाहता हूँ अब, ठीक है, तो पहली बात ये याद रखना कि ये लाइंस जो है, ये लाइंस जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये मैंने बनाई है जस्ट फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी डॉटेड बना देता हूँ, तो ऐसा है, रिंग तो इतना ही है। ठीक है, तो पहली चीज क्या पता करनी है कि यार बची हुई रिंग का मास कितना है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल है, रिंग का क्या होता है, मास ऑफ द रिंग, मास ऑफ द रिंग इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बची हुई रिंग का मास चाहिए यहाँ पे, रिमेनिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या चाहिए हमें, रिमेनिंग रिंग का मास चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है, 1/4 ऑफ द रिंग इज डिलीटेड। ठीक है, तो 1/4 अगर रिंग का डिलीट हो गया तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया m/4, सॉरी m/4 डिलीट हो गया, 3m/4, ये m/4 डिलीट हो गया है। ठीक है, तो 3m/4 बच गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3m/4 इंटू आर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, 3/4 mr²। डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसने पूछा है के की वैल्यू निकालो, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। ठीक है, तो अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ से, के टाइम्स mr² इक्वल टू के टाइम्स mr², ये mr² कट गया, के की वैल्यू आ गई आपको 3/4। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल जो होते हैं वो जनरली हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटीज को डील करना इजी है, वेक्टर्स को डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा प्रैक्टिस लगता है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिलीटेड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको,
आना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हम चीजें कवर कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Now, a particle of mass m is projected with a velocity v which is equal to k into v. v क्या है, यहाँ लिखा होगा, नहीं लिखा है, ये v जो है ये एस्केप वेलोसिटी है, याद रखना। ठीक है, तो v जो है वो एस्केप वेलोसिटी है। ये बोलता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच बाय द पार्टिकल इज। ठीक है, तो अगर एस्केप वेलोसिटी से फेंकता तब तो वो भाग जाता, इनफाइनाइट निकल जाता, लेकिन उसने उससे कम वेलोसिटी, कैसे कम वेलोसिटी, k लेस देन 1 है ना, तो ये जो है कम है, 1/2 1/3 ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो उससे कम है, तो ये बोल रहा है कि कितने हाइट तक जाएगी, कोई टेंशन नहीं, हम अज्यूम कर लेते हैं h हाइट तक जाएगा, राइट। तो अगर h हाइट तक जा रहा है तो सरफेस पे क्या क्या एनर्जी है इसके पास पे, है ना, अर्थ के सरफेस पे एनर्जी चाहिए इसको, तो अर्थ के सरफेस पे एनर्जी मैं निकालता हूँ अगर, तो टोटल एनर्जी एट द सरफेस TE1 निकालते हैं, क्या होगी, माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम मास ऑफ दी, क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्टेड बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच, आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये दोनों एनर्जीज जो हैं, ये दोनों एनर्जीज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस हाफ एम, अच्छा वी स्क्वायर क्या होगा, के वी ई स्क्वायर, सो के स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या होता है, तो वी स्क्वायर होता है 2gm बाय आर। ठीक है, ये आ गया, तो 2gm बाय आर वी स्क्वायर आ गया, और ये आ गया माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। तो पहली चीज हम कर सकते हैं जी एम एम और जी एम एम, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, ये जी एम एम, ये जी एम एम और इस जी एम एम को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास क्या बच गया, इसको थोड़ा सा और, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया -1/r। ठीक है, यहाँ पे बच गया हमारे पास में इक्वल टू, ये बच गया 2 भी कैंसिल हो गया है, k² r, और बच गया है हमारे पास में इक्वल टू, सॉरी इधर प्लस है, इक्वल टू 1/r प्लस एच। इसको कैलकुलेट करोगे तो एच आ जाएगा, लेकिन मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसको वहां ले जाता हूँ तो ये हो जाता है k² r इज इक्वल टू, क्या पूछा इसने, हाइट, एच की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो बेसिकली ये आ जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच, k² r इज इक्वल टू, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आ जाएगा r प्लस एच माइनस आर, तो h अपॉन r इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो एक r तो कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ से आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करके करेंगे तो इजी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, तो k² r प्लस k²h इज इक्वल टू h, इसको उधर ले जाओ तो k² r अपॉन इसमें से h कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस k² इज इक्वल टू h, तो ये आ जाएगा आपको हाइट। देखो बाकी सब जो सेकंड, मतलब अगर आप डेटा डालने के बाद बात करते हो, इफ आई जस्ट टेक यू अप, देखो मेहनत तो यहीं तक है, यहाँ बस, बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना तुम्हें आता है, कैलकुलेशन करना मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, 5 तारीख को एग्जाम है, अब तक कैलकुलेशन करना तो आ गया होगा। ठीक है, मेहनत कहाँ करनी है, मेहनत वहां करनी है जहां पे हमें ये चीज करनी है, क्या, उसने बोला भाई यहां से मैंने फेंका कोई चीज इतनी वेलोसिटी से, तो यहाँ पे उसके पास में 2 एनर्जीज आ गई, राइट, कौन सी, एक एनर्जी आ गई आपकी पोटेंशियल और एक आ गई काइनेटिक सरफेस पे। जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो हमेशा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अभी भी है, विच इज जी एम एम माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। दोनों चीजें पता चल गई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दोनों इक्वल होनी चाहिए। ट्रिक ये है, जो चीज मिस हो जाएगी, के वीई जब डाल दोगे तो वीई की वैल्यू यहां डालना
वीई की वैल्यू यहां डालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वीई की वैल्यू डाली है, क्योंकि अगर जब वी की वैल्यू डालोगे तभी तुमको सारे जीएमएम के टर्म्स में आंसर आएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व। अगर वी में रखोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा सर वी में क्यों डाला, अरे यार वी में क्वेश्चन में है क्या कहीं वी आंसर में, क्वेश्चन में दिया है लेकिन आंसर में नहीं है। ठीक है, तो वी सब्सटीट्यूट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। आई होप ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आई थिंक हमारे कितने क्वेश्चन हैं, 47, 48, 49, 49, 50, यस, दैट 10, अराउंड 10 मोर क्वेश्चंस लेफ्ट। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे सारे करवा दिए हैं, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि मेरे अगले क्लास के पहले ट्राई टू डू द रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ठीक है, एक बार ट्राई करके आना, फिर अगर कोई गलतियां हो रही हैं उसमें तो मेरे क्लास या नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बैठ के चेक करेंगे कि उस वाले वीडियो में हमें कौन सी चीजें करनी। ठीक है, तो वो चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मैं सॉल्व तो कर सकता हूँ, लेकिन अब मैंने इतने क्वेश्चन तुम्हें सिखाए हैं, मेथड सिखाया है, 2 वीडियोस बना चुका हूँ। अब तुम थोड़ा ट्राई करो, मुझे लास्ट के 10 क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये आंसर ये आ गया है मेरा। ठीक है, तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा पेपर के लिए, और मुझे भी लगेगा कि मेरे पढ़ाने का कुछ तो फायदा हो रहा है तुम्हें। तब तक प्रैक्टिस करो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास में। चैप्टर वाइज अच्छे से तैयार करो, फॉर्मूलाज तैयार करो, मेथड को समझो। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं पहले भी, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करके उनको तैयार करो। ठीक है, तब तक थैंक यू।